यस 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल है बैच जीत 2026 बैच में, जहां पर पहला चैप्टर चल रहा था। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का नाम था। पहला लेक्चर हो चुका है, दूसरे लेक्चर पे हम आ चुके हैं। सेकंड लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक कुछ फीचर्स को स्टडी किया था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है आपका फीचर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस स्पेलिंग एस हाई होता है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस का मतलब है एन ऑर्गेनिज्म इज अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग। एक ऑर्गेनिज्म उसकी सराउंडिंग से अवेयर है, अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग, एंड अच्छा, सराउंडिंग को तो वो जानता है, बट अगर सराउंडिंग में कोई चेंज आ जाए, एंड कैन फील एनी स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब होता है एनी चेंज, ठीक है, कोई भी चेंज, जो कि कैसा हो सकता है? फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। उसको फील कर सके, स्टिमुलाई इन एनवायरमेंट, और उसको फील करने के बाद सुटेबल एक्शन ले सके उसकी तरफ, है ना। एंड कैन जनरेट अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स इट। उसकी तरफ कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसी को हमने बोला कॉन्शियसनेस। और विदाउट एनी एक्सेप्शन वी ऑल फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स तक, आर कॉन्शियस। एंड हेंस इसीलिए कॉन्शियसनेस क्या बन गया? एक डिफाइनिंग कैरेक्टर बन गया, क्योंकि ये लिविंग बीइंग्स ही कर सकते हैं, शो करते हैं, तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ठीक है। इसीलिए हमने कॉन्शियसनेस को बोला है डिफाइनिंग कैरेक्टर। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया कि कॉन्शियसनेस है क्या। नेक्स्ट, ये तो मैंने बता दिया, और कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, एनसीईआरटी कहती है कि फोटो पीरियड आप फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा अगर बताना हुआ तो, नहीं तो सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो फोटो पीरियडिज्म तो नहीं है, बट फोटो पीरियड क्या है ना, ये इफेक्ट करता है किसको? प्लांट को। अफेक्ट्स प्लांट एंड एनिमल्स ब्रीडिंग टाइम्स, ठीक है। ये उसको अफेक्ट करेगा, ये क्लियर है, ठीक है। ये आपको सिर्फ रट्टा मारना है कि फोटो पीरियड जो प्लांट्स के आपस में ब्रीडिंग और एनिमल्स की आपस में ब्रीडिंग को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये तो हो गया फोटो पीरियड के बारे में। और कुछ रह गया हो कुछ? हाँ, वी सेंस एनी चेंज, हम कोई भी चेंज सेंस कैसे करते हैं? थ्रू अवर सेंस ऑर्गन्स, अपने सेंस ऑर्गन से उसको सेंस करते हैं, और इससे हमें पता चलता है। इसलिए अब देखो, ये सारी चीजें आप कॉन्शियसनेस में दी हुई हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दी है। तो इसीलिए कॉन्शियसनेस कैसा है? एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, क्योंकि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करेंगे। देयर इज नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है विच शोज कॉन्शियसनेस, जो कि कॉन्शियस हो। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। एक मिनट, लेट मी चेक फर्स्ट। एक चीज चेक करनी थी, ठीक है, इसमें तो नहीं है, और इस पे भी चेक कर लेते हैं। नहीं, अच्छा लो, 12 मिनट पहले एक कमेंट आया है, पहले हम उस कमेंट के बारे में बात करते हैं। कमेंट है तनुज शर्मा, शक्ल से ये स्टूडेंट लगते हैं। आजकल कोई भी मुंह उठाकर टीचर बनाता है, तो तुम आ जाओ, तुम मुंह उठा के मत आना, तुम कुछ और उठा के आना। हर कोई मुंह उठा के आता है, तुम कुछ और उठा के आओ, थोड़ा यूनिक बनो, ठीक है। मतलब पता नहीं क्या ही चुल होती है लोगों को कि कुछ ना कुछ लिखना है। अरे तुम बिना देखे चले जाओ यार, बोलता नहीं हूं वैसे में कुछ भी, ठीक है। बस क्या फायदा बोल के, तुम्हें तो फिर वही कमेंट करने ही होते हैं, जिन्होंने करने वो करेंगे, जिन्होंने नहीं करने, जो पढ़ना है, जो पढ़ने वाले हैं ना, 700 बच्चों ने देखी है वीडियो। अब मुझे ये नहीं पता किसने कितनी देखी है, बट देखी तो है ना। वो पढ़ने आए होंगे, ऐसे देखा होगा, हाँ ठीक है चलो, नहीं देखना तो कोई बात नहीं, हमने छोड़ दिया, आधे में छोड़ दिया, ठीक है।
तो कॉन्शियसनेस के बारे में हमने ये चीज जानी, इसको नोट करिए। कॉन्शियसनेस के बारे में इतना ही दिया हुआ है, इसको हम रीड कर लेते हैं कॉन्शियसनेस को फ्रॉम एनसीईआरटी। तो अपनी एनसीईआरटी से अपने साथ रखिएगा और कॉन्शियसनेस को ओपन कर लीजिए वहां पे। परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर इज एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, एंड उसको सेंस कर सकता है यानी फील द स्टिमुलाई, able to sense the surrounding and respond to the environmental stimuli which could be physical, chemical or biological, physical, chemical और biological in environment, मतलब environmental ही हैं ये सारे stimulus. We sense our environment through our sense organs, we sense any change through our sense organs. Next, plants respond to external factors like light, ये मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया, ये हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। All organisms from prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues. तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया विदाउट एन एक्सेप्शन, प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स सारे ही कॉन्शियस हैं, यानी सारे ही इन एनवायरमेंटल चेंजेस को इन एनवायरमेंटल चेंजेस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट फोटो पीरियड अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स में सीजनल ब्रीडर याद रखना, सीजनल ब्रीडर जो सीजन के बेसिस पे करते हैं, सीजन ब्रीडर उनका इफेक्ट होगा ज्यादा। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स इज द और अच्छा ये अभी आगे आ गया सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो इसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले कॉन्शियसनेस को हमने खत्म कर लिया है। अब इसके उपरांत हम करेंगे सेल्फ कॉन्शियसनेस। कोशिश रहेगी बिल्कुल छोटा सा क्रिस्प सा लेक्चर हो जो कि आप जल्द से जल्द इसको एब्जॉर्ब भी कर सकें। अब हम करेंगे नेक्स्ट है जो कि सेल्फ कॉन्शियसनेस। मैं बताऊं ये लेक्चर मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूं और वो मैंने दूसरे फोन से किया था, मेरे को क्या पता यार वो इतना पुराना फोन, उसमें वीडियो चलती नहीं, वीडियो तो चल रही है आवाज आ ही नहीं रही, कभी आधी रिकॉर्ड हुई है। मैं इतना गुस्सा आया ना मेरे को आज। और ऐसे कमेंट और दिख रहे हैं, वैसे मैं कुछ नहीं बोलता ऐसे कमेंट्स को कि यार करने दो कमेंट, ठीक है मेरा तो कमेंट ही बढ़ रहा है, कुछ कम थोड़ी हो रहा है ना, करने दो कमेंट। बट आज भी गुस्सा चढ़ा हुआ था, अचानक से निकल गया। अभी मैंने चलो क्या की बोली नहीं। सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है अवेयर ऑफ आवर ओन सेल्फ। हमें खुद के बारे में बहुत कुछ पता है, हम अपने बारे में जानते हैं और ये ओनली ह्यूमंस आर सेल्फ कॉन्शियस। सिर्फ ह्यूमंस ही हैं जो कि सेल्फ कॉन्शियस हैं, जो कि कैसे हैं, सेल्फ कॉन्शियस हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि ये नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। बट क्या सारे ह्यूमंस, वो भी सारे नहीं होते, कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें ह्यूमंस लिविंग तो हैं बट वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक कोमा पेशेंट को अगर आप देख रहे हैं तो यार आप देखेंगे कि वो कॉन्शियस तो है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, बट वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा, वो अपने बारे में कुछ नहीं, उसको अवेयरनेस रहेगी कि क्या कर रहा है ना, वो सब कुछ जो है बीच में ही कर देता होगा। आई डोंट, कोमा पेशेंट्स क्या है, दे आर ब्रेन डेड, उनको कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी लिखती है दे आर ब्रेन डेड बट दे आर जस्ट सपोर्टेड बाय मशीन्स टू रन देयर हार्ट एंड लंग्स। उनके हार्ट और लंग्स को चलाने के लिए सिर्फ मशीन्स लगाई गई हैं, बट स्टिल अभी वो कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। तो हेंस दे आर नॉट सेल्फ कॉन्शियस, नॉट सेल्फ कॉन्शियस। ये आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस के पैराग्राफ में बताया है, इसको नोट करो और आगे चलते हैं। फिर इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लिया जाए, जल्दी इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसकी पिक्चर भी क्लिक कर ली है, फोटो क्लिक कर ली है ताकि आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दी जाए। अब हम डस्टर खो चुके हैं, ये रहा, मिल गया। ठीक है, तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है। इसके उपरांत आपको एनसीईआरटी में कुछ चीजें यहाँ पे बताई हैं कि लिविंग की डेफिनेशन एग्जैक्ट आप क्या लिख सकते हो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बीइंग लिविंग, है ना। जैसे आपको मैंने आते ही इस चैप्टर में स्टार्टिंग करते पूछा था जिंदा हो क्या, तो आपने ने तो है ना कहा ही होगा हाँ, उसने तो कहा हाँ, ये क्या 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 पूछ रहा है, हाँ जिंदा है तो ही तो देख रहे हैं। ठीक है, बस वही आपकी एनसीईआरटी में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। एनसीईआरटी कहती है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखवाना तो क्या ही जरूरत, एक मिनट बस। हाँ, लिखवाना तो खैर क्या ही जरूरत है, बट समझा देते हैं। ठीक है, आपको पता है कि यार एक ऑर्गेनिज्म या एक टिश्यू, अ सेल may not have a particular feature which
अ टिश्यू जो कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दैट सेल, उसी सेल से मिलके बना होगा, हैव। ठीक है, तो देखो एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल मान लो क्या नहीं कर पा रहा, कोई टिश्यू का काम नहीं कर पा रहा है ना। जैसे ये एक सेल प्लांट में पानी ऊपर से नीचे तक नहीं पहुंचा सकता, नीचे से ऊपर तक नहीं पहुंचा सकता। बट जब ऐसे कई सारे सेल्स, जो कि अब टिश्यू की डेफिनेशन आप आगे पढ़ेंगे, ये एक सेल तो नहीं कर पा रहा था, अभी कई सारे सेल कर पा रहे हैं। एक सेल इसके कैपेबल नहीं था, बट ये ग्रुप ऑफ सेल्स कैपेबल है। अब इसमें अगर मैं एक सेल देखूंगा तो वो अकेला कैपेबल नहीं होगा, तो ये आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है तो मैंने समझा दिया, इसको कोई तुक तो बनता नहीं था, यहाँ पे क्यों दे दिया पता नहीं। और ऐसे ही एक और चीज है, अ मॉलिक्यूल विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, जिससे मिलके क्या बना है, विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, विच इज अ यूनिट ऑफ लिख लेते हैं, विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ का क्या मतलब होता है, जिससे बना है। तो मॉलिक्यूल विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, नहीं यार, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग an organelle of a cell may not be able to perform the function of that cell, perform the function of that organelle। जैसे ये एक सेल है, ये उसके अंदर का कोई एक ऑर्गेनल है, लेट्स से मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया मैंने। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया किसी ना किसी मॉलिक्यूल से मिलकर ही बना होगा। वो मॉलिक्यूल मैंने मान लिया कि इसके अंदर डीएनए भी होता है। अब डीएनए भी फर्दर न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, तो वो तो आपको अभी जानने की आवश्यकता नहीं है, बट मैंने कहा कि यार इसका एक छोटा सा ये लो, छोटा सा एक क्या लो, इसका मॉलिक्यूल ले लो। ये छोटा सा मॉलिक्यूल अकेला पूरे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन नहीं कर सकता, बट माइटोकॉन्ड्रिया इसके ग्रुप से बना है, इस जैसे और मॉलिक्यूल्स मिले होंगे, फिर जो फंक्शन कर रहा है वो अब कर पाएगा, बट एक मॉलिक्यूल ऐसा कोई फंक्शन नहीं कर पाता है। तो ये आपको एनसीईआरटी में लिखा है। फिर लिविंग की डेफिनेशन है, उसके ऊपर आते हैं, पहले इसको नोट करो। हेलो, जल्दी से नोट कर ले भाई, जल्दी नोट कर लो, जल्दी 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 जल्दी। हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ। बोले क्या हो गया, कुछ भी नहीं यार, ऐसे ही बंदा कुछ तो करेगा ही ना। अब है कुछ ना करो, मैं इधर देख, बदतमीज कहीं का। बोले ये क्या था, कुछ भी नहीं, दौरे पड़ रहे हैं क्या, ऐसे बोलते हैं क्या, बदतमीज, इधर देख, नॉनसेंस, पागल औरत, सातवीं फेल, दो बेटा फोड़, इधर देख। अब सो व्हाट एग्जैक्टली इज लिविंग, लिविंग है क्या, फिर लिविंग का मतलब क्या हुआ, जिंदा हो, हाँ हो, क्यों हो। A living organism या being living can be defined as one which is evolving, जो कि evolve कर रहा है, self organize कर रहा है ना। ऐसी कुछ चीजें लिखी थी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग है, ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ रेप्लिकेटरी, मतलब सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड इवॉल्विंग भी लिखा हुआ है, देखो, सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इंटरैक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ, कैपेबल माने कर सकते हैं, रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मेरे ख्याल से ये जो आपको लिविंग की डेफिनेशन जो है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग की डेफिनेशन जो है, वो कंप्लीटली समझ आई होगी। अभी तो हो गया लिविंग, इसको नोट करो, इसको नोट करो। फिर हम स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक को, बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसके बाद, ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लो। तो इसी के साथ आपका लिविंग वाला पार्ट, जो व्हाट इज लिविंग वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसको आप बोल सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी। लिविंग वर्ल्ड बायोस्फीयर ही तो है, तो बायोडाइवर्सिटी
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड? और कितनी डाइवर्सिटी है? डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? ऑल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, यानी कि इसको आप बोलोगे फ्लोरा, एंड एनिमल्स यानी कि फोना। तो ये मिलके पूरी की पूरी डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी को बना रहे होते हैं। अब हमारे अर्थ पे कितनी स्पीशीज हैं जो हमें अब तक मिली हैं? फाउंड टिल डेट, अब तक जो हमें मिली है वो कितनी है? 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन, ये हमें अब तक मिल चुकी हैं। बट कुछ एस्टिमेट्स हैं, जो कि कहते हैं कि अभी वी आर येट टू फाउंड या येट टू डिस्कवर, we are yet to discover 7 million more species। और ये एस्टिमेट किसका है? 7 मिलियन वाला एस्टिमेट है रॉबर्ट मे का। मई का महीना ही चल रहा है तो मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे बता दिया। नहीं तो ये क्लास 11th 12th में बताते हैं। बोले ये क्या कारण? अरे यार याद रख लो, याद रखो इसको, सुनता नहीं है बदतमीज कहीं का। अरे भाई याद कर रहे इसको प्लीज, ठीक है? तो ये आपको होगा। अच्छा एक और चीज बताई गई है एनसीईआरटी में, एज वी इंक्रीज द एरिया, जो हम एरिया ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे जैसे हम उसको बढ़ाएंगे, द स्पीशीज रिचनेस एंड डाइवर्सिटी आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, स्पीशीज की रिचनेस और डाइवर्सिटी भी बढ़ती जाएगी। इसको हमने कहा है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जो कि किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे, हमबोल्ट। ये नाम याद रख लीजिए, हमबोल्ट। अब इसका ग्राफ मैं आपको बना के दिखा देता हूं, क्योंकि ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। पूछने को कोई इस चैप्टर में भी पूछ सकता है, और क्लास 12th में भी आता है बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर, उसमें भी पूछ सकता है। तो स्पीशीज एंड एरिया का ग्राफ देखो। आपने स्टार्ट किया ढूंढना, स्पीशीज को ढूंढ रहे हो। पहले आप अपने घर से देखे, आपने देखा कि यार होमोसेपियंस दिख गए। आप घर के बाहर गए, आपने देखा कि यार डॉग दिख गया, यानी कि आपको दिख गया क्या? डॉग मतलब कौन सी वो होगी, है ना? तो कैनिडी फैमिली आपको दिख गई। फिर आप आगे गए, आपको दिखा फेलिस फैमिली, कैट दिख गई मान लो, ठीक है? फिर आप और आगे जाते गए, है ना? आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखने को मिले। आपने देखा कि यार हमें हाउस फ्लाई देखने को मिल रही है, मस्का डोमेस्टिका, ऐसे आपको कई सारे ऑर्गेनिज्म देखने को मिले। बट स्टार्टिंग में आपको कम देखने को मिलेंगे, है ना? बिकॉज अपने हाथ से, अपने घर से स्टार्ट कर रहे हो, जहां से भी स्टार्ट कर रहे हो, जैसे जैसे आप एरिया डिस्कवर करोगे ना, स्टार्टिंग में आपको कम देखने को मिलेंगी स्पीशीज। तो ये स्टार्टिंग में कम देखने को मिलेगी, इतनी सी मान लीजिए। एरिया बढ़ा रहे हो बट स्पीशीज कम देखने को मिल रही है। फिर अचानक से स्पीशीज बढ़ जाएंगी, और फिर एक टाइम आएगा कि आपको सेम स्पीशीज बार बार देखने को मिल रही है, तो कोई नई स्पीशीज नहीं मिल रही, तो वो ऐसे लिख दिया। तो ये जो स्टार्ट हुआ, इसको हमने बोला लैग फेज। लैग फेज का क्या मतलब है? बड़ी धीरे धीरे चल रहा है। ये हुआ लॉग फेज। लॉग फेज मतलब बड़ी तेजी से आपको देखने को मिला। और ये है असिम्पटोट। असिम्पटोट मतलब इसके बाद अपना एरिया आप जितना मर्जी बढ़ा दो, आपको सेम स्पीशीज दोबारा मिलेंगी, कोई भी नई स्पीशीज आपको देखने को नहीं मिल रही। इसको बोलते हैं असिम्पटोट। तो ये आप डायग्राम जो है वो नोट कर लेना स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में, ठीक है? ये आपको कोई कोई बताएगा 11th में, ज्यादातर टीचर्स 12th में करा देते हैं, है ना? तो आपको मैं 12th में भी दोबारा करवा दूंगा, 11th में तो करवा ही दिया गया। I hope and believe this is clear to you. Diversity in living world. और देखना कुछ छूट ना गया हो बस इसमें से, फिर हम आगे चलेंगे। डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी बता दिया है, ये सब हमने देख लिया। हाँ, तब हम आते हैं नॉमेनक्लेचर पे। एक मिनट, हाँ, फोटो क्लिक कर ली थी शायद। नहीं की होगी तो स्क्रीनशॉट तो खींच ही लेते हो तुम। बाकी पता नहीं, अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी खींचे तो भी मैं आपको नोट्स तो प्रोवाइड कर ही दूंगा, बट लेक्चर के चैप्टर के खत्म होने के बाद एक साथ मिलेंगे नोट्स, ठीक है? नेक्स्ट है, ओए ये क्या, ये बंद हो गया क्या? अब अगर बंद हुई होगी ना, ठीक है, शुक्र है नहीं हुई। मुझे लगा वीडियो बंद होगी, मैं भाई सिर्फ फाड़ लेता अपना बाद में। अब कोई इस टाइम को वो मत कर देना, हाँ कर ले भाई, टाइम को वो करते हैं ना पिन, वटएवर, ठीक है? अब ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कि यार इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने अगर उनकी स्टडी करनी तो कैसे करेंगे? देखना, देयर, अच्छा नेम के बारे में बात करते हैं। देयर आर मैनी वर्नैक्युलर नेम्स। वर्नैक्युलर का मतलब होता है लोकल। जैसे अगर मैं कुछ लोकल नाम बोलूं अनियन के, तो अनियन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं क्या? प्याज। उधर कहते हैं प्याज, पंजाबी में कहते हैं प्याज, और मराठी में कांदा, है ना?
ऐसे कितने सारे नेम हैं, तेलुगु में कुछ और बोलेंगे, मलयालम में कुछ और, ऐसे कई सारे नेम होंगे, तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी। अब मैं जाके, है ना, लेट्स से जम्मू में जाके बोलूँ मेरे को कांदा दे दो, तो वो चांदा दे देंगे, वो चंदा दे देंगे। उनको क्या पता यार कांदा क्या होता है ना। तो ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का खेल है यार। अगर मैं महाराष्ट्र में जाके बोल रहा हूँ भाई 2 किलो कांदा पैक कर देना, तो वो कर देंगे। अगर मैं जम्मू में जाके जो भी जम्मू का नाम है वो बोलूंगा, तो वो पैक कर देंगे, है ना। तो इस तरह से होता है। तो इसीलिए कई सारे नाम है, तो मैं क्या बोलूं जिससे वो समझ जाए, डायरेक्ट समझ जाए। तो इसीलिए कई सारे वर्नाकुलर लोकल नेम्स हैं। अगर मैं बाहर जाऊं, मैंने मान लिया ऑस्ट्रेलिया गया, मेरे को 1 किलो प्याज दो, 2 किलो कांदा दो। मैं मान लो कनाडा गया, 2 किलो प्याज दो, 1 किलो कांदा दो। अरे वो थप्पड़ देगा मुंह पे। क्या बोल रहा है भाई, इंग्लिश में बोल, हमें ना आवे समझ। ठीक है, हम भारत में आए हो तो हम तो सो टुडे वी आर गोइंग टू, हम तो अंग्रेजी में ही करेंगे जो करना है। तुम हमारे पास आ रहे हो तो तुम अंग्रेजी सीख के आओगे। हम नहीं हिंदी सीखेंगे, तुम अंग्रेजी सीखोगे। व्हाट इज दिस? देयर आर मेनी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, तो उनमें अलग अलग नेम्स होंगे फॉर अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए। बोले आम के लिए ही इतने सारे हैं, है ना। आम के लिए कहीं बोलेंगे आम, कहीं बोलेंगे आंबा, आंबा आंबा खानू, पता नहीं किस लैंग्वेज में बोलते हैं, बोलते हैं आंबा। ठीक है, कहीं आम, कहीं कुछ, कहीं मैंगो, है ना। कितनी सारी कंफ्यूजन हो जाएगी अगर मैंने कहीं पे कुछ और नाम दिए। मैं बाहर गया, अम्बा दो भाई, अम्बा, आई नीड सम अम्बा, ले अम्बा। ठीक है, तो वो थपेड़े लगा देगा मुंह पे। उसको क्या पता यार अम्बा क्या है, बाहर वाले बंदे को। ठीक है, तो ये सारे वर्नाकुलर लोकल नेम्स है फॉर अ सिंगल ऑर्गेनिज्म विच क्रिएट्स कंफ्यूजन, विच लीड्स टू कंफ्यूजन। और ये कंफ्यूजन कैसी है, जिससे हमें क्या हो रहा है, एक ही बंदे के कई सारे नाम रख दिए, है ना। एक ही बंदे के कई सारे नाम रख दिए। अब उसको कौन से नाम से बुलाएं कि सारे समझ जाएं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टू रिजॉल्व दिस इशू, वी अडॉप्टेड साइंटिफिक नेम्स। साइंटिफिक नेम्स, साइंटिफिक नेम हमने अडॉप्ट किए, which are internationally accepted। और वो डिसाइड कौन करेगा कि साइंटिफिक नेम कौन सा है। आम का साइंटिफिक नेम मेंजिफेरा इंडिका, और हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका। ऐसा क्यों, इनका नाम अलग, मतलब आम को हम मस्का डोमेस्टिका क्यों नहीं बोलते, या मेंजिफेरा इंडिका को, सॉरी, हाउस फ्लाई को मेंजिफेरा इंडिका क्यों नहीं बोलते, क्यों? बिकॉज हमने क्या, हा? सागर कह रहा है सागर दी बोटी लंडी इंडिका चला, थप्पड़ मारूंगा मैं। इंडिका वो वाला इंडिका नहीं है ये, बेवकूफ। सागर दी बोटी लंडी इंडिका चला, बहुत चला रहा है ये बेवकूफ कहीं का। ठीक है, तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नेम हमने लिए हैं। तो वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा ICZN, ICBN। ICZN बनाएगा फॉर जूलॉजिकल एनिमल्स के लिए। इंटरनेशनल फुल फॉर्म याद रखनी है, कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और इसका क्या फुल फॉर्म होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये साइंटिफिकली हमने नाम रख दिए किसी चीजों के क्योंकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं। एग्जाम्पल मैंने अभी तो बताया, मैंगो के लिए हमने रखा है मेंजिफेरा इंडिका। बोले मैं गया इंडिका पे, इंडिका बाइक, इंडिका बाइक थोड़ी है, एक्टिवा है। देखो काम ऐसा करो कि तुम्हारी कंपनी को तुम्हारे नाम से जाना जाए, तो तुम्हारे प्रोडक्ट को तुम्हारी कंपनी के नाम, हर ऐसा प्रोडक्ट आपकी कंपनी से, जैसे नूडल्स, कोई भी नूडल होते हैं इंस्टेंट नूडल्स, उनका नाम ही मैगी रख दिया, भैया एक yippee मैगी देना। yippee मैगी क्या होता है भाई, yippee अलग कंपनी, मैगी तो कंपनी का नाम है। yippee मैगी दीजिए, नहीं मुझे ये वाली चाहिए, मुझे वो वाली, मुझे 2 मिनट मैगी चाहिए। तो वो तो यार उनका कोड था 2 मिनट, 2 मिनट में मैगी तैयार। अब उसी को तुमने नाम बना दिया। ऐसे ही कोई भी स्कूटरी आपको दिख रही है, कोई भी एक्टिवा स्कूटरी है ना, आपको जुपिटर दिखे, आपको इंडिका स्कूटी दिखे, आप उसका नाम ही है तो स्कूटी बोलेंगे या तो एक्टिवा बोलेंगे। तो एक्टिवा एक अलग कंपनी है, ठीक है ना, तो एक्चुअली वो अलग कंपनी है उस चीज की, आपने तो उसको प्रोडक्ट को ही वही नाम दे दिया बिकॉज वो ज्यादा चलती है हमारी। तो ये ICZN ICBN आपको याद रखना है, इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है।
ठीक है, अब ये ऐसे नाम रखेंगे, साइंटिफिक नेम का क्या फायदा है, बेनिफिट्स क्या क्या है इससे, वो आप यहाँ पे नोट करो। नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। वन ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा और हर ऑर्गेनिज्म को यूनिक नेम्स मिलेंगे जिससे डायरेक्टली उसके बारे में पता चले। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे मैंजिफेरा इंडिका को अगर मैंने पढ़ा तो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, कैसे मिल रही है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इसको नोट करो, इसकी मैं पिक्चर क्लिक करता हूँ। 25 मिनट हो गए हैं तो नियरली हम 5-10 मिनट और पढ़ेंगे। मतलब रूल्स बता देता हूँ एक बार, क्या नाम कैसे लिखना है, फिर उसके बाद हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। तो अभी आपने देखा कि मैंने 2 वर्ड्स में इसका नाम लिखा है, तो ये 2 वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्या बोल दिएंगे, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर मतलब 2 टर्म्स होंगे, उसके हम रूल्स पढ़ेंगे। अच्छा ये किसने दिया था, ये दिया था कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ही आ सकता है 1 मार्क में, मतलब नीट में तो 4 नंबर में आएगा। ठीक है, तो 2 टर्म्स एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, हाउस फ्लाई का ले लो या किसी चीज का भी ले सकते हो। हाउस फ्लाई का ले लीजिए, हाउस फ्लाई का नाम था मस्का डोमेस्टिका, या आप बोले पोटैटो, सोलनम ट्यूबरोसम। दोनों नाम में आपको कुछ कॉमन दिखेगा, ट्यूबरोसम क्या कॉमन दिखेगा बताऊंगा। ठीक है, देखना सबसे पहला रूल, these names are Latinized, are in Latin and written in italics। बोले आपने तो लिखे नहीं, बताता हूँ क्यों नहीं लिखे। इनको हम लैटिन में लिखेंगे और इटैलिक्स में लिखेंगे, मतलब लैटिन भाषा में होंगे ये सारे नेम और इटैलिक्स में लिखेंगे। दे आर लैटिनाइज्ड, हमने इनको लैटिन में क्यों किया, क्या ये सारे जो हैं वो लैटिन वाली साइड से आ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स? नहीं, दे आर लैटिनाइज्ड। 1 मिनट वेट करना, मुझे बाहर कुछ बोलना था, 1 मिनट। अच्छा नहीं, वो नहीं आया जिसको मुझे बोलनी थी। ठीक है, मैंने देख लिया बाहर। ठीक है, तो ये लैटिनाइज क्यों किए गए, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन, मतलब जरूरी नहीं है कि लैटिन वाली भाषा में लिखे तो वो लैटिन वाली साइड से आए हैं। लैटिन भाषा डेड भाषा है, इसलिए इसको लैटिन में लिखा गया। क्योंकि अगर मैं हिंदी में लिखता तो कोई इंग्लिश वाला बोलता कि हाँ व्हाई आर यू राइटिंग दिस इन हिंदी, हिंदी इज नॉट अ लैंग्वेज। अगर मैं संस्कृत में लिखता हिंदी इज नॉट अ, संस्कृत इज नॉट अ लैंग्वेज, संस्कृत तेरे भाई पुरखों के आने से पहले की लैंग्वेज, उसको तू वैसे बोल रहा है, बदतमीज कहीं का। इनको लैटिन में हमने इस कारण से लिखा। सेकेंडली, द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स, ये जो फर्स्ट वर्ड है, ये फर्स्ट वर्ड जो है ये रिप्रेजेंट करता है जेनेरिक एपिथेट। जेनेरिक एपिथेट, एपिथेट क्या होता है, एक टाइटल कह लो। तो जेनेरिक टाइटल को हमने बोला जनरल जेनेरिक एपिथेट, और इसको आप कह सकते हो जीनस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। जीनस क्या होता है आगे पता चलेगा। ठीक है, सिमिलरली द सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक मतलब जो कॉमन, मतलब ऐसा जनरल टर्म। स्पेसिफिक मतलब जो स्पेसिफिक है उसी ऑर्गेनिज्म का, मतलब उसी स्पीशीज का स्पेसिफिक एपिथेट होगा। तो स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो एपिथेट वो क्या डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज है। तो यहाँ पे इसकी हाउस फ्लाई की जीनस मस्का है, स्पीशीज डोमेस्टिका है। ठीक है, ये हमने एक रूल पढ़ा। थर्ड, द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज कैपिटल and of species is small। ये थर्ड हो गया। एंड फोर्थ एंड द लास्ट रूल, द नेम, दे आर मतलब जो स्पीशीज और जीनस है अंडरलाइंड, इनको हम अंडरलाइन करेंगे। कैसे अंडरलाइन किया मैंने,
सेपरेटली अंडरलाइन किया, ऐसे एक साथ नहीं किया। यहाँ पे मैंने एक साथ तो ये होता है ना, बट एक साथ नहीं किया गया है, अंडरलाइन अलग अलग किया गया है। दे आर अंडरलाइंड सेपरेटली इफ हैंड रिटन, अगर मैं हाथ से लिख रहा हूं तो सेपरेटली अंडरलाइन कर दो, एंड और इन इटैलिक्स इफ टाइप, अगर हम इसको टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक्स में लिखिएगा, इटैलिक्स में टाइप कर लो, फिर तो कर सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया नॉमेनक्लेचर के रूल्स। तो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने, नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरलस लिनेस ने दिया था। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट चीज इसके अलग से है, समटाइम्स द नेम ऑफ डिस्कवरर, डिस्कवरर माने इन्वेंटर कह लो, डिस्कवरर कह लो, जिसने उसको नाम दिया है, नेम ऑफ द इन्वेंटर ऑफ द नेम, एक मिनट बंद तो नहीं हो गया यार, क्योंकि इसमें पता नहीं आईपीएल की ट्यून बज रही है। द नेम ऑफ द इन्वेंटर ऑफ द नेम इज रिटन इन रोमन न्यूमरल्स, नहीं रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, मतलब जैसे नॉर्मल लिखते हैं ना कैपिटल फिर स्मॉल, वैसे रोमन स्क्रिप्ट इन फ्यू लेटर्स, फ्यू लेटर्स मतलब पूरा नाम नहीं लिखेंगे, कुछ लेटर्स में लिखेंगे। एग्जाम्पल देखना इसका एग्जाम्पल देखना, मैंजीफेरा इंडिका, लिन का क्या मतलब हुआ, लिन का मतलब लिनेस, क्योंकि इसका नाम लिनेस ने दिया था तो इसलिए ऐसा लिखा गया, ठीक है। लिन का क्या मतलब है, इस लिन का मतलब है लिनेस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है, क्योंकि लिनेस ने इसको डिस्कवर करवाया था तो इसका नाम दिया था। इसको नोट करो जल्दी, इसकी रीडिंग हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अब आधे घंटे का लेक्चर तो हो ही गया है, देखता हूँ कुछ छूट ना गया हो इसके ऊपर का, ठीक है। तो अभी तो आपको आइडेंटिफिकेशन वगैरह मुझे बताना है, वो मैंने अभी नहीं बताया है आपको, ठीक है। वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, जहाँ पे मैं आपको टेक्सोनॉमी करवाऊंगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम टेक्सोनॉमी करेंगे, सिस्टमैटिक्स करेंगे, एंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई थोड़ी बहुत रह भी जाएंगी तो वो भी हम देख लेंगे ना। देखते हैं अगले लेक्चर 45 मिनट्स का रख लेंगे, 45-50 मिनट्स 30 या 1 घंटे का, ठीक है। तो अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करवा दें। अब बात करते हैं होमवर्क पे। तो आज आपको होमवर्क नहीं देते हैं, होमवर्क आपको कल ही दे देंगे, एक ही साथ एक ही डीपीपी में मैं आपको 20 क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है ना। टुडे देयर इज नो होमवर्क, आप बस इसको रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि आज का हमने कुछ पढ़ा क्या है, पढ़ा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जनरल चीजें हैं कुछ छोटी मोटी सी, उनको पढ़ा है। हाँ, उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बट स्टिल होमवर्क में नो डीपीपी। कल आपको डीपीपी मिलेगी जिसमें 20 या 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है, रिवाइज द लेक्चर, लेक्चर को रिवाइज करिएगा, एंड और क्या कर सकते हो, रिवाइज करना लेक्चर को, और नोट्स बनाने हैं, है ना। वही बोलो, कुछ तो भूल रहा हूँ। नोट्स इस चैप्टर के आप साथ साथ में बनाते जाइए, जैसे इसमें लिख पा रहा हूँ, ठीक है। और आपको एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको मिल जाएंगे। चलिए अब हम कुछ कमेंट्स आपके देख लेते हैं, जो आपने इस से पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 पे किए हों, वो मेरे कमेंट्स हमें देखने हैं, ठीक है। एक तो मैंने अभी आपके सामने पढ़ दिया था, दूसरे हम अभी देख लेते हैं। ये मैंने ना 2 चैनल्स पे डाली थी वीडियो, एक ही सेम वीडियो, तो वो इस फर्स्ट इस 12th वाले चैनल पे क्या क्या कमेंट्स हैं। मोरल कंसेप्ट पढ़ना है, कोई नहीं पढ़ा देंगे, हम मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक चैप्टर करवाया तो यार सारे करवाने पड़ेंगे ना फिर। नीट एस्पिरेंट ने दिल भेजा है, ये अमन ओपी ने कहा था मोरल कंसेप्ट पढ़ने को। फिर हम मतलब ही दुनिया फुल सिलेबस पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ेंगे फुल सिलेबस पढ़ाएंगे। सैड शायरी ने लिखा है, ब्रो बोर्ड से सही से नहीं दिख रहा, इसलिए ध्यान रखो, बाकी बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी बिल्कुल, मैंने उसका ध्यान रखा था, तो इसलिए मैंने पहले से ना पानी से साफ कर दिया था इसको। आजकल कोई भी मुंह उठा के टीचर बनाता है, तो हमने पहले से ही पढ़ लिया है। अभी तो एक अकाउंट के हुए, इसको हमने 2 चैनल पे डाला था, तो दूसरे चैनल पे भी हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं। दूसरे चैनल पे कमेंट्स क्या क्या आए हैं वो देखिएगा। सॉरी, वाओ सर बहुत अच्छा लगा, पूजा कुमारी जी थैंक यू। वंश वर्मा, पहले आप स्कूल जाइए, अच्छा तुम बताओगे। फैक्ट विद हरी, एक्सीलेंट ब्रो, थैंक यू। विनय योगी जी, बेस्ट ऑफ लक ब्रो, होप यू अर्न लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स। कोई नहीं, सब्सक्राइबर ना भी आए, बट बच्चे पढ़े तो सही। यहाँ से कहाँ से हो सर, गुमनाम, हम भी गुमनाम। मुस्कान कुमारी, थैंक्स ब्रो, थैंक यू, वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम मुस्कान। चलिए फिर मिलते हैं कल विद अनदर लेक्चर, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।